आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे अवकलन, समाकलन और सिग्मा ये सब क्या होता है। देखिए, सभी लोग इसके बारे में सुने हैं, जितने भी बच्चे इंटर में मैथ पढ़े हैं, और ये सब जानते हैं कि अवकलन, समाकलन और सिग्मा ये क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, सब जानते हैं। लेकिन अगर उनसे इसकी परिभाषा पूछी जाए कि इसका क्या सही परिचय है, तो ये इसका सही परिचय नहीं दे पाते हैं। वो यही कहते हैं कि अवकलन, ये जो समाकलन होता है, ये समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। सीधे जवाब देंगे समाकलन क्या है। अगर उनसे पूछा जाए समाकलन क्या है, तो कहेंगे अवकलन का उल्टा होता है, और अवकलन पूछा जाता कहेंगे समाकलन का उल्टा होता है। तो इन दोनों के बारे में तो सही परिचय नहीं जानते हैं। वैसे तो होता है कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, लेकिन ये उसका सही परिचय नहीं होता है। ये तो सवाल में आता है कि जो सूत्र होता है, ये अवकलन का जो जितना सूत्र उसी का उल्टा समाकलन का सूत्र हो जाता है। लेकिन ये सूत्र से केवल हल होता है उल्टा करके, लेकिन ये इसका पहचान सही नहीं है। और एक सिग्मा होता है। सिग्मा क्या होता है? तो सिग्मा को तो अधिकतर लोग जानते हैं, फिर भी हम इस वीडियो में अच्छे से बताएंगे कि सिग्मा होता क्या है। इस सिग्मा को तो सब लोग जानते हैं कि योग होता है, लेकिन फिर भी उसमें क्या और भी चीज़ें आती हैं, उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए अवकलन। अवकलन पहले हम जान लेते हैं कि ये अवकलन क्या होता है। देखिए, जो अवकलन होता है, ये अवकलन केवल और केवल दिखाता है परिवर्तन को। परिवर्तन, अवकलन एक चीज़ को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है। अब वो परिवर्तन दो तरह का हो सकता है, या तो वो परिवर्तन बढ़ता हुआ होगा या फिर घटता हुआ होगा। परिवर्तन दो तरह का हो सकता है, या तो वह परिवर्तन बढ़ता हुआ होगा या तो घटता हुआ। जैसे बढ़ता हुआ का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आप कहीं कुछ कमा रहे हैं, तो आपका वेतन बढ़ रहा है, तो जिससे आपके वेतन में परिवर्तन हुआ, लेकिन आपका वेतन बढ़ा। लेकिन मान लीजिए आपके वेतन में एक इस तरह से परिवर्तन हुआ कि आपका वेतन घट गया। तो इस तरह से परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन बढ़ता हुआ भी हो सकता है और घटता हुआ भी हो सकता है। आप देखेंगे नदी का पानी होता है, उसके पानी में परिवर्तन होता है, तो कभी पानी बढ़ जाता है तो कभी पानी घटने लगता है। तो इस तरह से अवकलन का मतलब परिवर्तन होता है। अब वो परिवर्तन या तो बढ़ता हुआ हो सकता है या तो घटता हुआ हो सकता है। और हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये अवकलन जो है, इसका एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो चाल, मान लीजिए किसी वस्तु का चाल एक समीकरण के रूप में दिया है, y बराबर x³ प्लस 4x² प्लस 2। इस तरह से दिया है, किसी वस्तु का ये चाल दिया है एक समीकरण के रूप में, और कह देता है कि इस वस्तु के चाल से आप इसका वेग निकालिए और त्वरण निकालिए। दो चीज़ पूछ लेता है, सवाल में दे देगा कि किसी वस्तु का चाल इस समीकरण के रूप में ऐसे है, तो इसका वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अवकलन की यहाँ पे कैसे हम उपयोग करेंगे। अगर हम ये जानते हैं कि वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है और अवकलन क्या होता है, अगर ये तीनों चीज़ों को हम जानेंगे तो बड़े आसानी से हम यहाँ से वेग और त्वरण दोनों को निकाल सकते हैं इसकी चाल से। ये चाल दिया हुआ है, इस तरह से एक समीकरण के रूप में है। देखिए, वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब होता है कि किसी वस्तु के विस्थापन में हुए परिवर्तन को कहते हैं वेग। किसी वस्तु के विस्थापन में हुए परिवर्तन को वेग कहते हैं। अच्छा, ये वस्तु का दिया हुआ है चाल, यहां से हम इसका कर देते हैं अवकलन। मान लीजिए किसी वस्तु का ये विस्थापन दिया हुआ है। विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन मान लीजिए दिया हुआ है y बराबर x³ प्लस 4x² प्लस 2, और पूछ लिया जाए इसका वेग और त्वरण, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें पता है वेग और त्वरण की परिभाषा, सही में वेग त्वरण क्या होते हैं और अवकलन क्या होता है, तो हम बहुत आसानी से इससे वेग और त्वरण निकाल सकते हैं। देखिए, वेग का मतलब होता है कि विस्थापन में हुआ समय के सापेक्ष परिवर्तन, ये कहलाता है वेग। विस्थापन में समय के साथ हुए परिवर्तन को कहते हैं वेग। यानी कि परिवर्तन वेग कहलाता है, किसमें? विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाता है। और अवकलन का मतलब ही होता है परिवर्तन। तो अगर इस विस्थापन का हम परिवर्तन कर दें, यानी इस विस्थापन का परिवर्तन निकाल लें, तो इसका वेग आराम से निकल जाएगा। तो इसका परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अवकलन करके हम इसका परिवर्तन निकालेंगे। तो चलिए इसका हम अवकलन कर देते हैं। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, चूंकि x दिया हुआ है, x के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर देते हैं। तो इधर dy/dx, ये 3x² प्लस 8x
इधर ये हो जाएगा 0, ये 2 अंक है, ये 0 हो जाता है, अचर जो होता है 0 हो जाता है। बाकी इसको हम x के पावर n के रूप में लगा दिए हैं सूत्र बना करके, जिसका होता है n x पे n-1। इस सूत्र पे हम इसको लगा दिए। वैसे इसके बारे में, अवकलन के बारे में वीडियो तमाम बनाएंगे और उसमें आप देखिएगा कि क्या होता है, कैसे अवकलन और कैसे समाकलन होता है। लेकिन यहाँ पे जो सूत्र लगा हुआ है n x पे n-1, x के पावर n बराबर इतना होता है, यही सूत्र लगा हुआ है। इसी से यानी कि एक बार घातक को आगे लिख देते हैं और घात में से एक कम करके वहीं पे लिख देंगे। जैसा कि देखिए 3 एक बार आगे आया और 3 में 1 कम हो गया 2, ऐसे ही 2 आगे आया तो 4 से गुणा किया 8 और 2 में से 1 कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा और अचर का 0 होता है। तो इस तरह से इसका अवकलन हो गया। तो ये परिवर्तन निकल गया। अब ये हो जाएगा हमारा वेग। ये विस्थापन में परिवर्तन हुआ है, विस्थापन में हमने परिवर्तन किया dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 8x, तो ये हमारा वेग निकल गया। और अब हमें निकालना है त्वरण। त्वरण कैसे निकालेंगे? तो त्वरण क्या होता है? ये वेग परिवर्तन के समय दर को कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि अब हमें वेग में परिवर्तन निकालना है। जैसे v बराबर दिया है 3x स्क्वायर प्लस 8x, ये वेग हमारा निकल गया जो कि विस्थापन में परिवर्तन किए हैं। अब त्वरण निकालना है तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। तो इस वेग में परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन करने के लिए हमें अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि अवकलन का मतलब ही परिवर्तन होता है। तो यहाँ से हम इसका निकालेंगे अवकलन, तो यहाँ पर वही कर देंगे dv बटा dx और इसी सूत्र पे हल करेंगे। एक बार घात को आगे लिखेंगे तो 3 दूना 6x, घात 1 कम तो x होगा, प्लस यहाँ पे घात 1 है तो 1 को आगे लाएंगे तो 8 1 कम 8 और 1 घटाएंगे 0 तो x के पावर 0 का मान 1 होता है। तो 1 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से 8 का गुणा कराएंगे तो 8 ही होगा। जैसे कि x का जो पावर x का अगर हम अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन सीधा सीधा 1 होता है। आप ऐसा भी मान सकते हैं, x का अवकलन होता है 1, तो 8 को ऐसे छोड़ देंगे, x का अवकलन 1 लिख देंगे तो हो जाएगा 8 1 कम 8। तो इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया क्योंकि गुणा होकर के 8 हो गया है। तो ये हमारा निकल गया त्वरण, ये हमारा त्वरण निकल गया। त्वरण देखिए, विस्थापन में परिवर्तन किया यानी अवकलन किए तो वेग निकला, और वेग में परिवर्तन किया यानी अवकलन किए तो निकल गया त्वरण। तो इस तरह से हम विस्थापन से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। अगर वेग पता है क्या होता है, त्वरण पता है क्या होता है और अवकलन पता है क्या होता है, तो आराम से हम एक ही चीज़ से सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अवकलन का सीधा सीधा मतलब होता है परिवर्तन। किसी चीज़ में हुआ परिवर्तन कहलाता है अवकलन। और अब देखते हैं समाकलन। ये समाकलन क्या होता है? देखिए, समाकलन और सिग्मा इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों योग को ही दिखाते हैं, ये दोनों योग को दिखाते हैं। अब तो आप चौंक गए होंगे समाकलन की परिभाषा सुन करके कि ये तो योग होता है। जी हाँ, ये योग ही होता है। समाकलन ये योग को ही दिखाता है, सिग्मा भी योग को दिखाता है। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है, या मान लीजिए एक वृत्त है और हमें इसका एरिया निकालना है यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि ये जो वृत्त है इसका यही एरिया होगा, ये जो हम खींचे हैं यही पूरा इसका एरिया होगा। यानी कि इसको हम एक तरह से कह सकते हैं वक्रपृष्ठ। इसको वक्रपृष्ठ भी कहा जाता है या इसको हम क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अब हमें अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पता है कि इसका जो क्षेत्रफल ये है ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े से मिल करके बना है। ये वृत्त जैसे मान लीजिए एक चद्दर की तरह है, जैसे रोटी होता है, रोटी मान लीजिए कि ये रोटी ही है और हमें इस रोटी का निकालना है एरिया। तो ये रोटी जो बना हुआ है पूरा इस तरह से, ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े से बना है, क्योंकि हमें पता है कि हर वस्तु बहुत ही सूक्ष्म टुकड़े से, छोटे छोटे टुकड़े से ही मिलकर के बना होता है। तो अगर इस रोटी का हमें एरिया निकालना है, इसका मतलब उस छोटे छोटे टुकड़े की एरिया निकालना पड़ेगा और हर एक छोटे छोटे टुकड़े की एरिया निकाल करके उसको जोड़ेंगे, तब जा करके इसका पूरा एरिया आएगा। जैसे यहाँ पे पूरी एरिया निकालने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे छोटा सा ये एरिया लिए हैं, एक बिंदु ये एरिया लिए हैं और हमें पहले इसकी एरिया निकालनी है और इसकी एरिया निकाल करके ऐसे जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे बिंदु मिलेंगे यानी कि जो पदार्थ है इसका ऐसे ऐसे हम पूरी एरिया निकाल लेंगे, पूरी एरिया निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, सबको आ जाएगा इस रोटी का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो लेकिन ऐसा करना तो असंभव है, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम उस वहाँ पे समाकलन का प्रयोग करते हैं कि इसकी छोटी छोटी एरिया को निकालने के लिए समाकलन कर देते हैं। तो जब छोटा छोटा एरिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा एरिया एक बार आप ले लीजिए, मान लीजिए ये इतना बड़ा है, यहाँ बड़ा थोड़ा बना दिया, मान लीजिए बहुत छोटा है
और हमें इसकी एरिया पता है कितना है। मान लीजिए इसकी एरिया हमें पता है कि इसकी एरिया एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए इसकी एरिया एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे ही छोटा छोटा सबका एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि आप बराबर बराबर एरिया में इसको बांट सकते हैं, तो सबका एरिया एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन अब हमें कैसे सभी को हमें जोड़ना है, तो हम इन अनंत योग को कैसे जोड़ेंगे। देखिए अनंत है ये हमारे लिए, वैसे अनंत तो नहीं है तो इसका कहीं ना कहीं अंत तो है ही, लेकिन ये इतने सूक्ष्म है कि हमारे लिए अनंत ही होगा, इसको हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहाँ पे समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका योग निकालने के लिए इसका हम कर देंगे समाकलन, यक्स के सापेक्ष इसका हम कर देंगे समाकलन। तो ये जो समाकलन होता है ये योग को तो दिखाता है, लेकिन अति सूक्ष्म अनंत राशियों का योग दिखाता है। ये योग को तो दिखाता है, लेकिन अति सूक्ष्म और अनंत राशियों का योग दिखाता है समाकलन। जैसे यहाँ पे हमने भी उदाहरण में आपको बताया कि बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों को जोड़ना है उसकी एरिया को, तो उसके लिए हम समाकलन कर देते हैं। तो इस तरह से समाकलन का मतलब होता है कि अति सूक्ष्म और अनंत राशियों का योग। और ये सिग्मा तब क्या होता है, तो ये जो सिग्मा होता है एकदम इसी का उल्टा होता है। ये बड़े बड़े और निश्चित राशियों का योग होता है। ये बड़े बड़े और निश्चित राशियों के योग को दिखाता है सिग्मा। जैसे मान लीजिए हमें जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 ऐसे से मान लीजिए हमको जोड़ना है। तो चूंकि ये नंबर है और नंबर को किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लिख कर के इसके साथ सिग्मा लगा देंगे। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये जो एन है ये नंबर है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, तो इसके योग को दिखा रहा है। जहाँ भी ये सिग्मा चिन्ह जहाँ लग जाता है वो उसका योग दिखाता है, यानी एन का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, और अगर सिग्मा लग गया इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का योग। और अगर मान लीजिए जैसे 1 का क्यूब कर दें, प्लस 2 का क्यूब कर दें, प्लस 3 का क्यूब कर दें, प्लस 4 का क्यूब कर दें, प्लस ऐसे कर दें, अगर ऐसे से अगर हमें संख्याओं को जोड़ना है तो इसका मतलब ये क्या, नंबर लिखा गया है लेकिन नंबर पे क्यूब लग गया, तो क्यूब लगा करके इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, छोटे में लिख सकते हैं। तो ये सिग्मा क्या करता है, ये बड़े बड़े और निश्चित राशियों के योग को दिखाता है बहुत छोटे में। जैसे अब इसको काफ़ी दूर तक मान लीजिए जैसे हमको 50 बार अगर लिखना है, 50 क्यूब तक की लिखना है, तो अब सबको लिखना जरूरी नहीं है, टाइम भी लगेगा ज़्यादा और ज़्यादा आपकी कापी भी लगेगी, जगह भी ज़्यादा लेगा, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस रूप में। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं n बराबर 50, यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर 50, यानी कि 1 से लेकर के ये 50 तक की जाएगा, तो ये छोटे में आ जाएगा, जो बड़ा सा लिखना है वो छोटे में आ जाएगा। तो सिग्मा का मतलब होता है कि छोटे बड़े बड़े निश्चित राशियों का योग। एक बार फिर से सबका देख लेते हैं। अवकलन का मतलब क्या होता है, अवकलन का मतलब होता है किसी भी राशि में हुआ परिवर्तन, वो चाहे बढ़ता हुआ हो चाहे घटता हुआ हो, तो ये परिवर्तन हो जाता है। समाकलन क्या होता है, योग होता है, लेकिन ये अति सूक्ष्म और अनंत राशियों का योग। सिग्मा भी योग ही है, लेकिन ये बड़े बड़े और निश्चित राशियों का योग होता है।